मेरठ का सौरव राजपूत हत्याकांड। ये सिर्फ कोई आम जुर्म की कहानी नहीं है। ये धोखा, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और डिजिटल साजिश का एक ऐसा खौफनाक जाल है जिस पर पहली बार में यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है। आइए बिना किसी देरी के सीधे पुलिस जांच के तथ्यों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और एक खौफनाक अंत तक कैसे पहुंचा। जरा इस वाक्य पर गौर करते हैं। सौरव का वध करना है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। पुलिस के मुताबिक ये वो कथित आदेश था जिसने इस पूरी वारदात की नींव रखी। हत्या की साजिश रचने वाली सौरव की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को बिल्कुल यही आदेश दिया था। पर इसमें सबसे अजीब बात क्या है, उसने ये बात सीधे सीधे नहीं कही, बल्कि इसे एक मृत आत्मा के आदेश की तरह पेश किया। ये बिल्कुल मनगढ़ंत था, लेकिन इसी का इस्तेमाल इस खौफनाक अपराध को शुरू करने के लिए किया गया। हकीकत और भ्रम के बीच का ये खेल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ हकीकत ये थी कि मुस्कान खुद अपने फ़ोन से मैसेज टाइप कर रही थी, और दूसरी तरफ भ्रम ये था कि साहिल को पूरी तरह यकीन दिला दिया गया था कि वो अपनी मृत माँ की आत्मा से बात कर रहा है। मुस्कान बिल्कुल ऐसे मैसेज लिखती थी जैसे साहिल की माँ साक्षात आदेश दे रही हों, और साहिल वो इस जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुका था कि अपनी कथित मृत माँ का हर आदेश आंख मूंद कर मानने को तैयार था। नवंबर से चल रही हत्या की साजिश। अब एक अहम सवाल उठता है कि सौरभ को ही क्यों चुना गया। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों पहले लिखी गई एक बेहद ठंडी और सोची समझी साजिश थी। मुस्कान ने ये बात बहुत अच्छी तरह भांप ली थी कि सौरभ का अपने परिवार से कोई खास लेना देना नहीं है। उसे घर से निकाला जा चुका था, वो एक किराए के मकान में रहता था। मुस्कान का प्लान बहुत ही सीधा था। उसे लगा कि अगर सौरभ गायब भी हो गया तो परिवार वाले शायद ही कभी पूछताछ करेंगे। उसने सोच लिया था कि वो बस ये कह देगी कि सौरभ विदेश गया था और वहां से कभी लौटा ही नहीं। दहशत की टाइमलाइन। फरवरी आते आते जब सौरभ के भारत लौटने की खबर मिली तो ये साजिश बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ 800 रुपये। जी हाँ, सुनने में ये रकम बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन इसका मकसद बहुत खौफनाक था। 22 फरवरी को मुस्कान बाजार गई और वहां से 2 चाकू खरीद लाई, और इसके लिए बहाना क्या बनाया गया? चिकन काटना है। अपराध को अंजाम देने के लिए हथियार जुटाने का ये एक बेहद सोचा समझा और शातिर तरीका था। चीजें कितनी तेजी से हुई, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 22 फरवरी को चाकू खरीदे गए और मुस्कान ने एंग्जाइटी का बहाना बनाकर डॉक्टर से कुछ दवाइयां भी ले लीं। फिर 24 फरवरी को सौरभ भारत वापस आ गया। इसके कुछ ही दिनों बाद 3 मार्च को इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके ठीक 2 दिन बाद, यानी 5 मार्च को, ये दोनों आरोपी बड़े आराम से छुट्टियां मनाने शिमला चले गए। एक कत्ल करने के बाद इस तरह का बर्ताव सच में इनकी मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, 3 मार्च से पहले भी एक कोशिश की गई थी। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और यही वो दिन था जब सौरभ को रास्ते से हटाने की पहली नाकाम कोशिश हुई। प्लान ये था कि सौरभ की शराब में वही एंग्जाइटी वाली दवा मिला दी जाए जो पहले खरीदी गई थी। लेकिन उस दिन सौरभ ने शराब पीने से ही मना कर दिया। ये नाकाम कोशिश ये साबित करती है कि उनके इरादे कितने पक्के थे, वो बस एक सही मौके की ताक में थे। 3 मार्च की वो खौफनाक रात। तो पुलिस के मुताबिक उस रात असल में क्या हुआ था? ये वारदात मुख्य रूप से 3 चरणों में हुई। प्लान में कोई अड़चन न आए, इसके लिए मुस्कान ने अपनी छोटी बच्ची को उसकी नानी के घर भेज दिया था। पहला कदम, मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे वो पूरी तरह बेहोश हो गया। दूसरा कदम, जैसे ही सौरभ ने सुध खोई, मुस्कान के प्रेमी साहिल ने उन चाकुओं से सौरभ के सीने पर वार कर दिए। और तीसरा कदम, दोनों ने मिलकर सौरभ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी पहचान छिपाने के लिए शव के कई टुकड़े कर दिए। हत्या के अगले ही दिन, यानी 4 मार्च को, सबूत मिटाने का काम शुरू हो गया। वो दोनों बाजार गए और वहां से एक बड़ा ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद कर लाए। इसके बाद उन्होंने शव के उन टुकड़ों को उस बड़े से ड्रम के अंदर डाल दिया, और आखिर में, ताकि किसी को भनक न लगे या कोई बदबू बाहर न आए, उन्होंने उस ड्रम को सीमेंट और रेत के मिश्रण से पूरी तरह से सील कर दिया। पुलिस जांच और मामले का पर्दाफाश। ये सब इतनी सफाई से किया गया था कि अपराधियों को पूरा यकीन था कि वो बच निकलेंगे। लेकिन यहीं से पूरी बाजी पलट गई। मुस्कान का ये सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ कि सौरभ के बारे में कोई नहीं पूछेगा। सौरभ के भाई बबलू को शक हो गया था। उसने पुलिस में सीधे मुस्कान और साहिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
फिर जब ये दोनों शिमला से आराम से छुट्टियां मनाकर लौटे तो पुलिस ने तुरंत अपना काम शुरू किया। सख्त पूछताछ हुई और पुलिस की सख्ती के आगे दोनों आखिरकार टूट गए। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने वो सीमेंट से भरा ड्रम और कत्ल में इस्तेमाल हुए दोनों चाकू बरामद कर लिए। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक फर्जी डिजिटल पहचान और एक अंधा विश्वास कैसे किसी की जान ले सकता है? एक मृत आत्मा के मनगढ़ंत मैसेज, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और उस पर किया गया आंख मूंद कर भरोसा, इन सब ने मिलकर एक जीती जागती जान ले ली। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि डिजिटल धोखे और किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।